गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का GSY पंकज यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास जो हमारी होने वाली है, ये क्लास हमारी जो है नवंबर माह की जो है प्रतियोगिता दर्पण की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास जो फर्स्ट लेक्चर था वो ऑलरेडी हो चुका है, आप लोग उसको जो है देखिए। ये क्लास आपकी लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए यानी कि स्टेट PCS की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप लोग अगर इसकी PDF लेना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पे जो है PDF इसकी अपलोड कर दी गई है। बाकी आप लोग जो है क्लास को अटेंड कीजिए। तो हमने जो है यहाँ तक सेकंड लेक्चर में जो कंप्लीट किया था, आज उससे नेक्स्ट यहाँ पे जो है सेशन को करेंगे। तो आप लोगों ने अगर चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 18वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, तो यहाँ से जो देखते हैं इसे आसियाना के यानी कि 43वें शिखर सम्मेलन के साथ ही 18वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन यानी कि ईस्ट एशिया समिट का आयोजन जकार्ता में 7 सितंबर से लेके 7 सितंबर 2023 को हुआ। आसियाना के 10 सदस्यों के अतिरिक्त 8 अन्य देश ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया व अमेरिका इसमें जो है भागीदार रहते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो की अध्यक्षता में सम्मेलन में आसियाना राष्ट्रों के शासन प्रमुखों के अतिरिक्त इन सभी 8 राष्ट्रों के प्रमुख अथवा उनके प्रतिनिधि शामिल थे। साथ ही साथ इसमें जो है भारत की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी स्वयं इस सम्मेलन में उपस्थित रहे। आसियाना के इन नए सदस्य के रूप में जो है शामिल किए जा रहे तिमोर लेस्त, जो कि तिमोर लेस्त को अब इसमें शामिल कर लिया गया है। उसके प्रधानमंत्री शनाना गुशमाओ जो है भी इस सम्मेलन में जो है शामिल हुए थे। आसियाना की जो है ये बैठकें अब तक हुई हैं, जिसमें कि 19वीं बैठक जो है नवंबर 2024 में आसियाना की लाओस में प्रस्तावित है। उससे पहले 18वीं बैठक 7 सितंबर 2023 को जकार्ता इंडोनेशिया में हुई थी। पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के भागीदार राष्ट्र आसियाना के 10 सदस्य 8 अन्य राष्ट्र हैं, जिसमें कि आसियाना सदस्य ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। 11वां प्रस्तावित सदस्य तिमोर लेस्त है, जो इसमें अब सदस्य इसका बन चुका है। उसके बाद जो 8 अन्य सदस्य हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया व अमेरिका। रूस व अमेरिका को नवंबर 2011 में छठे पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में ही इसमें जो है शामिल किया गया था। अब जो है इसकी बात करें तो पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में विभिन्न चर्चाओं के पश्चात जारी किए गए संयुक्त घोषणा पत्र में 34 विभिन्न बिंदुओं पर जो सहमति बनी है। पूर्वी एशिया में रणनीतिक, राजनीतिक व आर्थिक संपन्नता के लिए सहयोग, संवर्धन इनमें जो है शामिल है। भावी चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में इस पूरे क्षेत्र को विकास के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए सहमति भी इनमें जो है शामिल है। संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि इस क्षेत्र में जो भी कदम उठाए जाएंगे वह आसियाना देशों के हितों को केंद्र में रखकर ही उठाए जाएंगे। यानी कि पूर्वी एशियाई क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 2024 से 2028 तक के लिए एक एजेंडे को अंतिम रूप इसमें जो दिया गया है। आगामी 19वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन लाओस की मेजबानी में अक्टूबर-नवंबर 2024 में आसियाना के 45वें शिखर सम्मेलन के दौरान संपन्न होगा और उसी समय आसियाना के साथ भारत का 21वां शिखर सम्मेलन भी संपन्न होगा। आसियाना का आगामी 44वां शिखर सम्मेलन लाओस की मेजबानी में ही अप्रैल-मई 2024 में प्रस्तावित है, जबकि 45वां शिखर सम्मेलन अक्टूबर-नवंबर 2024 में होना है। ये जो हेडलाइंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको नोट कर लीजिए या फिर आप इसको 1 से 2 बार रिवाइज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। नेक्स्ट है इसमें एमरसन मानागवा जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हुए हैं। जिम्बाब्वे में जो है 23 अगस्त, इनको याद रखना आप, क्योंकि नाम भी बड़ा अजीब सा है, भूलने की संभावना जो है ज़्यादा रहेगी। एमरसन के नाम से याद रखना, एमरसन मानांगवा
यह जिम्बाब्वे में 23 अगस्त 2023 को संपन्न राष्ट्रपति पद के चुनाव में निवर्तमान राष्ट्रपति एमरसन मानंगवा ही लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए हैं। सत्तारूढ़ ZANU PF पार्टी के मानांगवा ने अपने निकटतम उम्मीदवार सिटीजेंस कॉलिशन फॉर चेंज को जो है CCC को नेल्सन चामिजा को पराजित कर इस पद पर कब्जा किया है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सिर्फ पूछा जा सकता है कि हाल ही में जिम्बाब्वे के जो है राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित कौन हुए हैं या फिर निर्वाचित कौन हुए हैं, तो एमरसन मानंगवा का नाम आपको वहाँ पे दिख जाएगा। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन शनमुगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है भारतीय मूल के हैं। तो भारतीय मूल के जो हैं शनमुगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं। सिंगापुर में राष्ट्रपति पद के लिए 1 सितंबर 2023 को जो है संपन्न चुनाव में भारतीय मूल के थर्मन शनमुगरत्नम निर्वाचित हुए हैं देश के 9वें राष्ट्रपति के रूप में। इस चुनाव में 66 वर्षीय शनमुगरत्नम के अतिरिक्त 2 अन्य उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, किंतु 70.4% मत प्राप्त करके शनमुगरत्नम ने यह चुनाव जीता है। उन्होंने 16 सितंबर को शपथ ग्रहण कर निवर्तमान राष्ट्रपति हलीमा याकूब का स्थान लिया है। तो इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे हलीमा याकूब, जिनका इन्होंने स्थान ग्रहण किया। और ख़ास बात यह है कि भारतीय मूल के ही मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन ने निवर्तमान राष्ट्रपति हलीमा याकूब, प्रधानमंत्री श्री लीन लुंग व कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्यों की उपस्थिति में इस्ताना राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास में आयोजित समारोह में पद की शपथ इन्हें दिलाई। ठीक है ना, तो ये खास इसमें बात है। सिंगापुर में राष्ट्रपति का यह कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। याद करने योग्य जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है, सिंगापुर में जो है राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। और सिंगापुर में ही जन्मे 66 वर्षीय शनमुगरत्नम मूलतः अर्थशास्त्री हैं तथा विगत 2 दशकों से जो भी अधिक समय तक सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी PAP के साथ रहते हुए सार्वजनिक क्षेत्र व मंत्री पदों पर कार्य किया है इन्होंने जो है। ठीक है, नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय तूफान डैनियल से लीबिया के तटीय शहर डैरना में जो है बाढ़ से तबाही हुई है। अभी भूमध्य सागर से उठे भीषण डैनियल्स तूफान के कारण, किसमें उठा है डैनियल्स तूफान? भूमध्य सागर में जो है ये तूफान उठा है डैनियल्स, और इसने इतनी जो है भीषण तबाही मचाई है कि पूर्वी लीबिया के तटीय इलाकों में जो है 10 सितंबर के बाद उत्पन्न हुई तटीवर्ती डैरना, जो डैरना शहर है वहाँ का, डैरना, सूजा व अलवायदा, ये 3 शहर हैं, डैरना, सूजा व अलवायदा आदि शहरों में बाढ़ से भारी क्षति यद्यपि वहाँ हुई। सबसे ज़्यादा तबाही पोर्ट सिटी डैरना में हुई है, जहाँ जो है बाढ़ के फलस्वरूप हजारों लोगों के मरने की जो है आशंका है। डैरना में 10,000 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि 20 सितंबर को हो चुकी है। 10,000 लोगों की जो है इसमें मौत हो चुकी है अब तक, और इसकी पुष्टि जो है 20 सितंबर तक की जा चुकी थी, जबकि हजारों लोग लापता हो गए थे। गंभीर रूप से नष्ट हुए जो है सड़कों के कारण राहत कार्य में काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं उस टाइम पे। और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो पोर्ट सिटी डैरना के पास 2 डैम तूफान के कारण टूट जाने से उनका पानी पूरे शहर में फैल गया तथा हजारों लोग बहकर समुद्र में जा डूबे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एयरपोर्ट्स के रनवे भी पूरी तरह से नष्ट हुए, जिससे राहत कार्यों में भारी परेशानी आ रही थी। तो ये इम्पोर्टेंट आपकी जो है, अगर आपका मेंस में पूछा जाता है तो आपको जो है इसमें से लाइनें लिखनी पड़ जा सकती हैं। बाकी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना पूछा जा सकता है आपसे कि अभी हाल ही में डैनियल्स तूफान जो है कहाँ पे आया है, तो भूमध्य सागर में जो है डैनियल्स तूफान आया हुआ था। नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश के बीच वार्षिक रक्षा वार्ता का 5वां दौर ढाका में संपन्न हुआ है। तो ज़्यादा खास नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है वार्षिक रक्षा वार्ता का 5वां कौन सा दौरा था? 5वां दौरा ढाका में जो है 28 अगस्त 2023 को संपन्न हुआ। भारत की ओर से रक्षा सचिव गिरधर अरमानी ने और अपने बांग्लादेशी समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज्जमान के जो है साथ बैठक की और सहअध्यक्षता इन्होंने की है। इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बातचीत में भारत और बांग्लादेश ने सशस्त्र बलों के संबंध पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और इस पर संतुष्टि जाहिर की गई।
इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपसे जो पॉइंट बनेंगे वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है इंटरनेशनल रिलेशन में जो टॉपिक आता है आईआर का, उसमें जो है यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। भारत व बांग्लादेश के बीच ऐसी चौथी वार्ता जो है रक्षा वार्ता अगस्त 2022 में नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। वो ये 5वीं वार्ता जो ढाका में हुई है, इससे पहले चौथी वार्ता जो थी ये नई दिल्ली में हो चुकी है। कब? 2022 में। नेक्स्ट है, अफ्रीकी देश गैबोन में सेना द्वारा निर्वाचित सरकार को तख्ता पलट, निर्वाचित राष्ट्रपति अली बोंगो नजरबंद। तो ये इंपॉर्टेंट है। नाइजर के बाद अब अफ्रीका के ही एक अन्य देश गैबोन में जो है सेना ने निर्वाचित सरकार का तख्ता पलटते हुए सत्ता पर नियंत्रण अगस्त 2023 में किया। मध्य अफ्रीकी देश गैबोन की सेना ने सत्ता पर कब्जे की घोषणा करते हुए राष्ट्रपति अली बोंगो ओंडिम्बा को जो है 30 अगस्त 2023 तक तड़के जो है उस समय गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया, जब 26 अगस्त को संपन्न चुनावों में उन्हें तीसरी बार पुनर्निर्वाचित घोषित कर दिया गया था। यह था 30 अगस्त को ही तीसरे कार्यकाल के लिए कार्यभार वह संभालने वाले थे, लेकिन अफ्रीका के सबसे भ्रष्ट नेताओं में गिने जाने वाले अली बोंगो 2009 में अपने पिता ओमार बोंगो के निधन के बाद से ही वहाँ सत्ता पर कब्जा जमाए हुए थे। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए वहाँ की सेना ने जो है तख्ता पलट कर दिया और इनको जो है शपथ लेने से पहले ही नज़रबंद कर दिया गया है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि आईएएस का और यूपीपीसीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो है आपके लिए हेडलाइंस बन सकता है। तो ये जो है अफ्रीका देश गैबोन में सेना द्वारा निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट, निर्वाचित राष्ट्रपति अली बोंगो नजरबंद कर दिए गए। कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, अफ्रीका के मध्य पश्चिमी अटलांटिक सागर के तट पर स्थित गैबोन की जनसंख्या जो है लगभग 20 लाख है, ठीक है ना। तो इसके 20 लाख जनसंख्या है। 20 लाख की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो है अगर 2 मंडलों को आपस में मिला दिया जाए, जैसे आगरा और मथुरा को मिला दिया जाए, तो उसकी जो है 20 लाख जनसंख्या आराम से होगी। तो इतनी जनसंख्या है इस देश की गैबोन की, 20 लाख। और गैबोन की सीमाएं जो है कैमरून, इक्वाटोरियल गिनी तथा कांगो से लगती हैं। तेल संपन्न गैबोन 1885 से 1960 तक फ्रांस के अधीन रहा था और फ्रांस से स्वतंत्रता मिलने के पश्चात 62 वर्षों में 56 वर्षों तक बोंगो परिवार का ही शासन वहां रहा है। अफ्रीका का यह 8वां बड़ा तेल उत्पादक देश ओपेक के साथ साथ राष्ट्रमंडल का भी सदस्य है। या इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यह है यहाँ पे कि ये देश जो है ओपेक के साथ साथ राष्ट्रमंडल का भी सदस्य है। सेना द्वारा किए गए तख्ता पलट की अफ्रीकी देशों ने आलोचना की है तथा राष्ट्रमंडल की उसकी सदस्यता को भी आंशिक रूप से निलंबित कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 78वें सत्र में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का प्रभावशाली संबोधन। तो हाल ही में जो है इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सभा में जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद, इन्होंने जो है भाषण दिया वहाँ पे। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में 78वें सत्र को इन्होंने संबोधित किया। 5 सितंबर 2023 को प्रारंभ हुआ है। इसके सालाना सत्र को भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 26 सितंबर को संबोधित किया। अपने प्रभावपूर्ण संबोधन की शुरुआत उन्होंने हाथ जोड़कर भारत की ओर से नमस्ते से की। 70 मिनट के अपने इस संबोधन में नियम आधारित ऑर्डर व संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सम्मान का आह्वान सभी देशों से करते हुए दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल न देने का आह्वान भी उन्होंने किया। आतंकवाद के विरुद्ध भारत के रुख को सबके सामने रखते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि आतंकवाद, उग्रवाद या हिंसा पर प्रतिक्रिया राजनीतिक सहूलियत से नहीं होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि दिन बीत गए जब कुछ राष्ट्र एजेंडा तय करते थे तथा उम्मीद करते थे कि दूसरे भी उनकी बात मान लें। उन्होंने कहा कि यह अनिश्चित काल तक ही नहीं चल सकता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब हम अग्रणी बनने की आकांक्षा रखते हैं तो हम आत्म प्रशंसा के लिए नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी उठाने तथा उस और अधिक योगदान करने के लिए होती है। तो इस प्रकार जो है डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद ने अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के 78वें सत्र को संबोधित किया और टोटल 17 मिनट का इन्होंने भाषण दिया। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है पॉइंट। 17 मिनट का इन्होंने भाषण दिया वहाँ पे। बेन्नू एस्टेरॉयड्स से पत्थर के टुकड़े लाने के लिए नासा के ओसिरिस रेक्स जो है यान का 7 वर्षीय मिशन सफल रहा है।
धरती से लगभग 8.23 करोड़ किलोमीटर दूर पर बेन्नु क्षुद्र ग्रह से चट्टान पत्थरों के टुकड़ों को जो सैंपल लाने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा 7 वर्ष पूर्व रवाना किया गया ओसिरिस आर ई एक्स जो है ओसिरिस REX यान अपने मिशन की कामयाबी के पश्चात 24 सितंबर 2023 को पृथ्वी पर वापस लौटा है। एस्टेरॉयड की चट्टानों के टुकड़ों के अध्ययन से सौरमंडल व पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानकारियां जुटाने के प्रयास वैज्ञानिकों द्वारा किए जाएंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि बेन्नु व अन्य क्षुद्र ग्रह 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल की शुरुआत में ही बने थे। यह क्षुद्र ग्रह जो है ग्रहों के बनने के बाद बचे हुए पदार्थ हैं। ठीक है, तो ये वापस लौटा है। पूछा जा सकता है आपके पीटी में कि ओसिरिस REX क्या है, तो ये एक यान है जो कि अंतरिक्ष से वापस लौटा है 7 वर्ष बाद। आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में कुछ हेडलाइंस हैं। जून 2023 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण RBI की रिपोर्ट्स जो है अभी हाल ही में आई है, जिसमें कि भारत पर विदेशी ऋण की स्थिति के संबंध में रिजर्व बैंक ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट्स 28 सितंबर 2023 को जारी की। इस रिपोर्ट्स के अनुसार जून 2023 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण 629.1 अरब डॉलर था, जो कि मार्च 2023 के अंत में 624.3 अरब डॉलर जो है था। इस प्रकार कुल विदेशी ऋण में 4.7 अरब डॉलर यानी कि 0.75% की जो है वृद्धि 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान हुई। उसके बाद रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जो है 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान विदेशी ऋण में हुई वृद्धि रुपए व अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर के मूल्य में हुई वृद्धि के चलते कम रही। डॉलर के मूल्य में यदि वृद्धि नहीं हुई होती तो उपयुक्त अवधि में विदेशी ऋण में वृद्धि 4.7 अरब डॉलर के स्थान पर 7.8 अरब डॉलर की होती। इस प्रकार ये जो है आपका अर्थव्यवस्था से रिलेटिव जो भी क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से इसमें से क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जून 2023 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण GDP का 18.6% जो है था, जो कि 3 माह पूर्व 2023 के अंत तक 18.8% था कुल GDP का। मार्च 2023 की तुलना में जून 2023 के अंत में दीर्घकालिक ऋण में 9.6% की वृद्धि जहां हुई, अल्पकालिक ऋण में 4.8% की कमी दर्ज की गई। जून 2023 के अंत में देश में आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष कुल विदेशी ऋणों के 94.6% थे, जो 3 माह पूर्व मार्च 2023 के अंत में 92.6% ही थे। विदेशी ऋण संबंधी आंकड़े एक दृष्टि में जून 2023 के अंत की स्थिति के अनुसार कुल विदेशी ऋण 629.1 अरब डॉलर, दीर्घकालिक जो है ऋण 505.5 अरब डॉलर और कुल विदेशी ऋण में दीर्घकालिक ऋण का भाग 80.4%, अल्पकालिक ऋण 123.6 अरब डॉलर। पहले जो था विदेशी ऋण उसमें जो 624 था, उसके बाद 629.1 अरब डॉलर की इसमें जो है वृद्धि देखने को मिली। भारत का वाह्य ऋण प्रमुख सूचक जो है इस प्रकार है। जून 2023 की स्थिति के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 629.1 अरब डॉलर की जो है विदेशी ऋण पूंजी में वृद्धि देखने को यहाँ मिली है। टोटल 18.6% की जो ग्रोथ हुई है यहाँ पे GDP के हिसाब से। एयर इंडिया में विस्तारा के विलय को प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने जो है टाटा सन्स के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में टाटा SIA एयरलाइंस जो है विस्तारा के विलय को मंजूरी 1 सितंबर 2023 को प्रदान करती है। TSAL विस्तारा के एयर इंडिया लिमिटेड यानी कि एयर इंडिया में विलय के उपरांत एयर इंडिया लिमिटेड का अस्तित्व बरकरार रहेगा तथा 218 विमानों के बेड़े के साथ यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कैरियर तथा जो है दूसरी बड़ी डोमेस्टिक कैरियर विमान सेवा जो है कंपनी बन जाएगी। विलय के पश्चात एयर इंडिया लिमिटेड की इक्विटी में सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड को कुछ हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए भी अनुमति कंपटीशन कमीशन ने प्रदान की है।
तो इस प्रकार जो है एयर इंडिया में विस्तारा का विलय जो है वो यहाँ पे उसकी मंजूरी दे दी गई है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर के बारे में जान लेते हैं। मध्य पूर्व एशिया के रास्ते भारत व यूरोप के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाकर व्यापार के विस्तार के लिए भारत व अमेरिका ने जो है मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर एक कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा सितंबर 2023 में की है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर जो है के नाम से की गई इस परियोजना में रेल लाइनों, सड़कों व बंदरगाहों का नेटवर्क होगा, जिनके जरिए आयात व निर्यात में जो है सुगमता होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा होगा और सुरक्षित संचार व्यवस्था के लिए जो है समुद्री केबल का नेटवर्क भी इसमें जो है संबद्ध होगा तथा इस संपूर्ण क्षेत्र को जो है जोड़ने वाली ग्रिड व्यवस्था भी होगी और वैश्विक व्यापार व कनेक्टिविटी को एक नया आकार देने वाली इस परियोजना के तहत भारत को एक शिपिंग रूट के माध्यम से जो है पश्चिम एशिया से जोड़ा जाएगा, यहाँ जहाँ से एक रेल नेटवर्क विभिन्न देशों से होता हुआ यूरोप से जो है जुड़ेगा। इस प्रकार इन देशों के बीच व्यापार का एक वैकल्पिक मार्ग यह होगा। भारत व अमेरिका के अतिरिक्त सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इटली, जर्मनी सहित यूरोपीय संघ भी इसमें जो है परियोजना में शामिल है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिलकर ही इस परियोजना की घोषणा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस व प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान तथा संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ मिलकर 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर जो है इन्होंने इस बैठक में जो है की। सभी देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर परियोजना के साझेदार होंगे। कॉरिडोर की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भविष्य में यह भारतीय अर्थव्यवस्था को पश्चिमी एशिया व यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ेगा और जोड़ने वाला अहम अध्याय बनेगा। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर निर्धन व विकासशील देशों के प्रगति में तेजी लाएगा तथा इससे सभी देशों की संप्रभुता व अखंडता का ख्याल रखा जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी इसे ऐतिहासिक बताया। भारत व अमेरिका द्वारा प्रस्तावित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर को जो है वस्तुतः चीन आर्थिक कॉरिडोर को वस्तुतः चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के प्रत्युत्तर के रूप में देखा जा रहा है। चीन द्वारा प्रस्तावित BRI प्रोजेक्ट के तहत एशिया से अफ्रीका तक तथा आगे यूरोप तक सड़क पर रेल नेटवर्क की परिकल्पना की गई है। भारत ने इस परियोजना का शुरू से ही विरोध किया है क्योंकि यह गलियारा पाक अधिकृत कश्मीर से गुजरता। ठीक है, तो मोदी जी ने जो है चीन के BRI प्रोजेक्ट की जो है यहाँ पे धज्जियाँ उड़ा दी हैं और अपना जो नया प्रोजेक्ट यहाँ पे उन्होंने जो है इसकी घोषणा अमेरिका के साथ मिलकर कर दी। ठीक है ना, तो ये बहुत ही अच्छी जो है इंडिया की तरफ से एक पहल की गई है और ऐसी पहल जो होती रहनी चाहिए जब हमारे पड़ोसी खास करके इतने अच्छे हों। अब यहाँ पे जो PM विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ भी किया है PM मोदी ने। जान लेते हैं क्या है इसके बारे में। सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री, कुम्हार व चर्मकार आदि पारंपरिक कारीगरों के हितार्थ केंद्रीय क्षेत्र की एक नई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा PM विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को अपने 73वें जन्मदिवस पर किया। इस योजना से पारंपरिक कौशल वाले कर्मियों को अपना कारोबार प्रारंभ करने तथा उसका विस्तार करने में मदद मिलेगी। योजना का उल्लेख वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के बजट का प्रस्तुत करते समय अपने बजट भाषण में किया तथा 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की 16 अगस्त 2023 की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। 18 ट्रेड्स के कारीगरों की इस योजना के तहत जो लाभ प्राप्त हो सकेगा इनको, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था पहले। और इसमें जो है टोटल बजट कितना था, 13,000 करोड़ का परिव्यय इसमें खर्च किया जाएगा। और योजना जो है 23-24 में जो है निर्मला सीतारमण ने इसको जो है योजना को लॉन्च किया। नेक्स्ट इसमें क्या है उसको भी देख लेते हैं। इस योजना के तहत स्किल अपग्रेडेशन के लिए 5 दिनों की ट्रेनिंग पात्र कारीगरों को दी जाएगी तथा साथ ही 500 रुपये प्रतिदिन का स्टाइपेंड्स भुगतान भी ट्रेनिंग के दौरान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त टूल किट इंसेंटिव्स के रूप में 15,000 रुपये की जो ग्रांट दी जाएगी। वहीं डिजिटल लेन देन को प्रमोट करने के लिए 1 रुपये प्रति लेन देन तक का इंसेंटिव्स जो है 100 लेन देन तक दिया जाएगा।
तैयार उत्पादों के लिए क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग और विज्ञापन जैसी मार्केटिंग सहायता योजनाओं के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। पीएम दक्ष योजना के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अनुसूचित जातियों एससीज, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसीज, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स क्लासेस यानी कि ईबीसीज, घूमंत व अर्ध घूमंत जनजातियों, कचरा बीनने वाले सहित सफाई कर्मचारियों को स्वरोजगार व मजदूरी के माध्यम से आजीविका प्राप्त करने योग्य बनाकर उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए यह योजना 2020-21 के दौरान शुरू की गई थी। कौन सी योजना? पीएम दक्ष योजना। प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही जो है इस योजना का नाम था। और इस योजना के तहत जो है इन लक्षित समूह को कौशल उन्नयन के लिए विभिन्न स्तरों के प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। प्रशिक्षण के दौरान उम्मीदवार को वेतन, मुआवजा, वजीफा प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय की 4 सितंबर 2023 की एक विज्ञप्ति के अनुसार जो है 2020-21 से 2022-23 के दौरान 3 वर्षों में कुल 1,07,156 लाभार्थियों को इस योजना के तहत प्रशिक्षित किया गया है तथा इसमें 213.83 करोड़ रुपए इस योजना पर व्यय किए गए। अगले 3 वर्षों में 2023-24 से 2025-26 तक जो है 286.42 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ 1,69,300 उम्मीदवारों के प्रशिक्षण का लक्ष्य मंत्रालय की विज्ञप्ति में बताया गया। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत देय सब्सिडी अब 400 रुपये प्रति सिलेंडर। रक्षाबंधन व ओणम के अवसर पर रसोई गैस पर सब्सिडी की जो राशि है 200 रुपये प्रति सिलेंडर की घोषणा जो सरकार ने की थी। इस आशय का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल की 29 अगस्त 2023 की बैठक में लिया गया था। इससे आम उपभोक्ताओं को गैस के मूल्य में जहां 200 रुपये प्रति सिलेंडर की राहत मिली, वहीं पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी 200 से बढ़ाकर 400 रुपये प्रति सिलेंडर कर दी गई है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखें। और यहाँ पे जो 2023-24 में 332.0 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, वैश्विक नवाचार रैंकिंग 2023 में भारत का 132 देशों में 40वां स्थान बरकरार है। यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट हाल ही में आई है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल्स प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WIPO की वर्ष 2023 की वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि रिपोर्ट्स विश्व भर में 27 सितंबर 2023 को जारी की गई। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की रिपोर्ट्स में भारत की रैंकिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तथा 132 देशों में जो है पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी 140वें स्थान पर जो है भारत का जो पोजीशन बरकरार रही। और उससे पूर्व 2021 में 46वां स्थान था भारत का तथा 7 वर्ष पूर्व 2015 में यह 81वीं थी। इस प्रकार 2015 से 23 के दौरान भारत ने 41 जो है यहाँ पे अंकों की उछाल 41 अंकों की उछाल लंबी उछाल नवाचार जो है इनोवेशन नवाचार सूचकांक में दर्ज की। और साथ ही साथ जो है इसकी रैंकिंग 2015 में 81 से सुधर कर 2022 व 23 में 40 पर आ गई। ठीक है, तो इतना जो है भारत ने यहाँ पे जो है उछाल और लंबी छलांग लगाई 2015 से 2023 के बीच। 81 से डायरेक्ट 40वें पोजीशन पे भारत आया। इस रिपोर्ट्स के मायने क्या है यहाँ पे जो इसके बारे में और जान लेते हैं। नवाचार के मामले में विभिन्न देशों की क्षमताओं सफलताओं के आकलन हेतु यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल्स प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कार्नेल्स यूनिवर्सिटी व जो है बिजनेस स्कूल यानी कि एनसीड्स बिजनेस स्कूल द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाने वाला एक व्यापक सूचकांक है। इसकी गणना विभिन्न देशों की आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक घटनाओं पर कड़ी नज़र रखते हुए की जाती है। विश्व बैंक, मुद्रा कोष, IMF, विश्व व्यापार संगठन WTO व यूनिसेफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के आंकड़ों के आधार पर विभिन्न मानकों का इस्तेमाल इस सूचकांक के आकलन के लिए किया जाता है। इस सूचकांक का मान 0 से 100 के बीच होता है तथा सूचकांक का अधिक होना संबंधित देशों में स्थिति के बेहतर होने का संकेत देता है। वाइपो द्वारा इस सूचकांक की गणना 2007 से प्रतिवर्ष की जाती रही है। किसके द्वारा? वाइपो के द्वारा। तथा 2023 के सूचकांक यानी कि GII 2023 इसका जो है 16वां संस्करण है। कौन सा संस्करण था ये 2023 का? रिपोर्ट का 16वां संस्करण था जिसमें कि भारत 40वें पोजीशन पर रहा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की दृष्टि से जो है भारत में नवाचार की स्थिति में सुधार का सिलसिला विगत कुछ वर्षों में लगातार ही बना हुआ है। भारत के लिए 2023 में यह सूचकांक 38.1 है जो पिछले वर्ष 2022 में 36.6% था।
इस प्रकार रैंकिंग में 40वें स्थान पर जो है बरकरार रहने के बावजूद सूचकांक में सुधार भारत के मामले में हुआ है। विगत 7 से 8 वर्षों में भारत की स्थिति में लगातार सुधार इस रिपोर्ट्स में जो है हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है देख लेते हैं और G20 देशों में भारत में जीडीपी वृद्धि सर्वोच्च रहने का जो है OECD का अनुमान है। कितना अनुमान है? सर्वाधिक। भारत की जीडीपी संभावित 2023 में जो है 6.3 रहने की उम्मीद है और 2024 में 6%। किसके अनुसार? OECD के अनुमान के अनुसार। OECD के अनुमान के अनुसार चीन की 5.1 और इंडोनेशिया की 4.9 कब? 2023 में। लेकिन 2024 में चीन की जो है 4.6 और भारत की 6.0 और इंडोनेशिया की जो है यहाँ पे रहने वाली है 5.2। सबसे लास्ट में जो है यहाँ पे संपूर्ण विश्व की 2.7 और G20 सदस्य देशों की 2.7। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में पहले 15 राष्ट्र जो है उसमें स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, उसके बाद स्वीडन और अमेरिका नंबर 3 पे है और टॉप 15वां नंबर जो है कनाडा का है और सबसे निचले राष्ट्र हैं गोनिया, माली, बरुंडी, नाइजर, अंगोला जो 132वें पायदान पर है। 10.3 इसका जो है अंक इसने हासिल किए। भारत व पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन का स्थान जो है 12वें नंबर पे है और भारत 40वें नंबर पे है। पाकिस्तान 88, श्रीलंका 90 और बांग्लादेश 105, नेपाल 108 नंबर पे है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग साल 2015 में 81वीं थी और 2023 में जो है 40वीं, 2022 में भी 40वीं और 2021 में 46वीं नंबर पे थी। तो 3 लास्ट की इंपॉर्टेंट है बस, यानी कि 46 और फिर 40-40। तो जो है हम कल स्टार्ट करेंगे वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ग्लोबल बायोफ्यूल से। आज के लिए इतना, थैंक यू।